हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम दोस्तों एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो है रिलेशंस। देखिए, सेट, रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमने सेट देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ पे जाके सेट की सारी थ्योरी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेशंस के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी, कंसेप्ट, फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। और इसका जो बाद का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे रिलेशंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो रिलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले आज रिलेशन में हमें देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। सपोज़ कोई सेट है मेरे पास ए, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। फिर कोई सेट है मेरे पास बी, उसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 एलिमेंट है। ए के अंदर 1 2 3 और सेट बी के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इनका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? तो इसके अंदर देखिए ए क्रॉस बी है तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ आएगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनेगी। जैसे कि 1 और ए, फिर 1 और कौन? बी, फिर 1 और सी। 1 हो गया, हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ आएगा। फिर 2 और उसके बाद 3। तो 2 के साथ फिर अगेन ए, फिर 2 के साथ बी, फिर 2 के साथ सी, फिर आएगा हमारे लिए 3a, फिर 3b और फिर 3c। ये जो मिला हमें, ये मिला ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का और बी का। सिमिलरली अगर मैं आपसे बी क्रॉस ए बोलूँ कि भाई मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए के अंदर क्या आएगा कि बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। तो बी कहाँ पे है? ये। तो ए का हर एक एलिमेंट ए 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ आएंगे। सिमिलरली बी और उसके बाद सी। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, फिर ए कॉमा 3, फिर ए होने के बाद फिर बी, तो बी कॉमा 1, यहाँ पे बी कॉमा 2, फिर बी और 3 हो गया। बी भी हो गया। अब सी, तो सी और 1, सी और 2 और सी और 3, सी कॉमा 3, ये आ गए। तो ये रहा ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो दोनों में देखिए 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 में फ़र्क है, दोनों एक नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर चाहे 1 कॉमा ए हो या फिर ए कॉमा 1, दोनों अलग अलग होगा। तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है यहाँ से कि ए क्रॉस बी जो होगा और बी क्रॉस ए जो होगा, मतलब ए और बी का और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि ए में यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 3। बी में कितने थे? 3। ए क्रॉस बी में कितने आ गए यहाँ पे? 3 3 3 मतलब 9। बी क्रॉस ए में कितने आ गए? 9। तो यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, and which is also equals to number of element A multiplied by number of element B। ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, इस पे MCQ आ सकता है। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 हो गया, तो इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 3 9, तो 9 एलिमेंट किस में आ जाएंगे? A क्रॉस B में। और 9 एलिमेंट अगेन किस में आ जाएंगे? B क्रॉस A में भी आ जाएंगे। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि रिलेशंस होता क्या है। अब हमें इससे पहले देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अब हम समझते हैं कि रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस इज डिनोटेड बाय आर एंड रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इट इज सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी। ठीक है, इसी को ही अगर मुझे लिखना है तो रिलेशन जो है वो आर से डिनोट करते, सबसेट का सिंबल ये, और किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अगर रिलेशन है कोई, वो ए टू बी डिफाइन हो रहा है, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब क्या कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे उसमें के ही कुछ एलिमेंट किस में आ जाएंगे, रिलेशंस के अंदर आ जाएंगे, जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, इट इज़ डिनोटेड बाय आर एंड आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, रिलेशन का, रिलेशंस आर रिलेटेड ए टू बी। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, या फिर इसको लिखने का दूसरा भी तरीका है ए आर बी। तो दोनों का मतलब यही एक ही होगा। यहाँ पे रिलेशन आर रिलेटेड टू ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये भी क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी रिलेशन आर। तो यहाँ पे जो ए होगा स्मॉल ए, वो सेट ए के अंदर का एलिमेंट होगा, और यहाँ पे जो बी होगा वो बी के एलिमेंट, हाँ बी सेट बी के अंदर का एलिमेंट होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी बन जाए। तो यहाँ पे एक सेट ए मानेंगे हम, जो कि हमने पहले लिया था, यहाँ पे 1 2 3 लेंगे, और सेट बी हम लेंगे 4 5 6। और मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूँ, और यहाँ पे सब क्वेश्चन है कि कोई रिलेशन है आर, ये रहा ए रहा बी, तो ए आर बी इज अ रिलेशंस। ठीक है, उसमें किस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो उसमें ए कॉमा बी जो है इस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सच दैट उनकी जो प्रॉपर्टी है ए प्लस बी विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, ये कोई रिलेशंस है। ए आर बी का मतलब क्या है, वो क्या है, रिलेशंस है। डिफाइन हो रहा ए टू बी, जो ए होगा वो पहले सेट का एलिमेंट होगा, और जो बी होगा वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। तो ये क्या है, ये एक रिलेशंस है। जो रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे वो बेसिकली किसके आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। मतलब रिलेशंस आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हर एलिमेंट किस में प्रेजेंट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो क्या होगा, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 4 1 5 1 6, फिर क्या होगा 2 4 2 5 2 6, फिर क्या होगा 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, ए क्रॉस बी। अब मुझे रिलेशन देखना है कि रिलेशंस के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। रिलेशंस के अंदर हमें वो सारे एलिमेंट आएंगे वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते, और कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी के अंदर के वो सारे एलिमेंट उठा के इसमें रखना है जो कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि ए कॉमा बी टाइप के सारे एलिमेंट, ए मतलब पहला एलिमेंट, बी मतलब दूसरा एलिमेंट, उनकी एडिशंस क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब दोनों की एडिशन 7 और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो ए मतलब पहला एलिमेंट और बी मतलब दूसरा एलिमेंट। तो हम देखेंगे दोनों की एडिशन करके ए 1 है और बी 4 है, तो दोनों की एडिशन 5 आई। क्या 1,5 इसका एलिमेंट हो सकता है, तो आंसर है हाँ हो सकता है, क्योंकि 7 से छोटा चाहिए। तो पहला एलिमेंट 1,4 आ गया, फिर 1,5 भी इसमें आ जाएगा, फिर 1,6 भी आ जाएगा क्योंकि 7 भी चलेगा, इक्वल टू 7 है। फिर 2 और 4 भी इसमें आएगा, फिर 2 और 5 भी आ जाएगा, फिर 2 और 6 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 6 और 2 8 होते हैं, तो वो नहीं आएगा। फिर 3 और 4 भी इसमें आएगा, 5 और 3 नहीं आएगा, 6 और 3 भी नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा रिलेशंस आर, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिए हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उठाए, और जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी रिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को रिलेशन समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये कोई रिलेशंस है
आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इनका हम रिप्रेजेंटेशंस कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो सेट थे, एक सेट था ए 1 2 3 और दूसरा सेट था बी 4 5 6। तो इनका रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक यहाँ पे एक सेट ए बनाता हूँ और यहाँ पे दूसरा सेट बी बनाता हूँ। तो दिस इज सेट ए और ये जो है वो सेट बी। सेट ए के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, 1 2 और 3, और सेट बी के अंदर कौन कौन है, 4 5 और 6। तो रिलेशन देखिए कैसे होगा, 1 और 4, तो 1 इज रिलेटेड टू 4, तो 1 से एरो निकलेगा और 4 के पास चला जाएगा। फिर 1 इज रिलेटेड टू 5, तो 1 और 5 भी रिलेटेड है। फिर 1 और 6 भी रिलेटेड है, तो 1 और 6 भी रिलेटेड है। फिर 2 और 4, तो 2 4, फिर 2 5, तो 2 5, एंड लास्ट में 3 4, तो 3 4। तो इस प्रकार से हम रिलेशंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि रिलेशंस का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। दोस्तों अब देखते हैं हम किसी भी रिलेशंस का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लेंगे कि कोई सेट है हमारे पास जिसके अंदर a, b, c एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद कोई सेट है मेरे पास b और उसके अंदर जो है वो 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। और कोई है a क्रॉस b, तो इनका a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमें तो पता ही है क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हर एक एलिमेंट हर एक b के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। तो a1 a2 a3, फिर क्या होगा b1 b2 और फिर b3, फिर होगा c1 c2 और c3। अब कोई रिलेशन है, मान लेंगे R1 इज द रिलेशंस, कोई रिलेशन है और उस R1 जो रिलेशंस है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है a1 a2 फिर b1 b2 b1 और b2। ये कोई रिलेशंस है जिनके अंदर 4 एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट्स हैं, a1 a2 a1 a2 फिर b1 और b2। अब सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली। फिर हम देखेंगे कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है। तो ये रहा मेरा सेट ए, दिस इज सेट ए, और ये रहा मेरा सेट बी। सेट ए के जो अंदर थे एलिमेंट कौन से थे, ए बी और सी। तो यहाँ पे था ए बी और सी। फिर सेट बी के अंदर कौन से थे, 1 2 3 एलिमेंट्स थे, तो 1 2 और 3। अब रिलेशंस आर है, तो रिलेशंस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ए 1 से रिलेटेड है तो ए 1 से रिलेटेड है। फिर ए 2 से रिलेटेड है तो ए 2 से रिलेटेड है। फिर बी 1 से रिलेटेड है तो बी कहाँ पे, ये रहा बी 1 से रिलेटेड है। फिर बी 2 से रिलेटेड है तो बी 2 से रिलेटेड है। सी किसी के साथ रिलेटेड नहीं है और 3 किसी का रिलेशंस नहीं, ठीक है। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि डोमेन क्या चीज़ होता है, कि डोमेन हम किसे कहेंगे। तो बहुत सिंपल है, डोमेन इट इज द सेट ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशंस। तो डोमेन क्या होता है, वो सारे नंबर का सेट होगा जो कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होगा। जैसे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस के अंदर देखना है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि हम जो डोमेन निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, रिलेशंस का। तो हमें रिलेशंस के अंदर जाना है, फिर हमें क्या देखना है, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे a1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, फिर a2 एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इनका जो पहला एलिमेंट है, तो इसका पहला एलिमेंट है a, फिर इसका पहला एलिमेंट है a, तो वो तो आ गया। फिर b, तो ये रहा b। तो इनका जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। डोमेन क्या चीज़ है, जो भी हमारे पास रिलेशंस होगा उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका पहला एलिमेंट कलेक्शंस करने के बाद मुझे जो सेट मिलेगा उसको बोलेंगे हम डोमेन। अब अगर उसको रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो जहाँ से हमें एरो निकलता नज़र आ रहा है सेट ए के अंदर से, सेट ए के अंदर से जहाँ से एरो निकल के आ रहा है ए और बी, तो वो भी हम उसको भी हम क्या कह सकते हैं, डोमेन कह सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो डोमेन हो गया।
अब हम देखते हैं कि रेंज क्या चीज़ होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट। तो रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2। तो कलेक्शंस करने के बाद कौन सा सेट मिला मुझे, सेट 1 और 2। तो ये जो सेट मिला उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज क्या है, रेंज इज अ सेट ऑफ सेकेंड नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम रिप्रेजेंटेशंस में देखें तो क्या होगा, सेट जो है वो रेंज जो है वो सेट बी के अंदर के एलिमेंट आ जाएंगे। कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो जिनके पास एरो आ रहा है। तो एरो किनके पास गया है, 1 और 2 के पास गया है, 3 के पास नहीं गया है, तो 3 इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे भी हम रेंज को समझ सकते हैं। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब हम देखते हैं को डोमेन क्या होता है। नेक्स्ट इज को डोमेन। अब कोई रिलेशन है, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कोई एक ये भी रिलेशन था, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो जो सेट बी होगा वो सेट बी क्या होगा, पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। तो यहाँ पे सेट बी क्या था, 1, 2 और 3। तो सेट बी जो था 1, 2 और 3, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। हमें ये नहीं देखना है कहाँ से एरो निकल रहा है, कहाँ से एरो नहीं निकल रहा है। तो जो पूरा सेट बी होगा 1, 2 और 3, ये नहीं देखना है एरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पूरा सेट जो बी होगा वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, आई बात समझ में। मैं जितना भी मैंने बताया था ये आपको नोट डाउन करना है और बहुत अच्छे से समझना है। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे एक हम नोट देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई सेट है हमारे पास ए और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास, मान लेंगे कि एम जो है वो सेट ए के अंदर एलिमेंट है। कोई दूसरा सेट है बी, उसके अंदर जो एलिमेंट है सेट बी के अंदर वो के है। ठीक है, कोई सेट है ए, उसके अंदर एम इतने एलिमेंट है, कोई सेट है बी, उसके अंदर के एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एम मल्टीप्लाइड बाय के। ओके, तो ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी। ठीक है, प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसके सबसेट कितने हो गए। ये कोई सेट है जिसके अंदर एम के इतने एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट हो गए। तो आपका आंसर है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो वो कितना होगा, 2m के, यही होगा। सेट में हमने डिटेल में देखा था, अगर कोई सेट है जिसके अंदर m के इतने एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने हो गए, 2m के। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो गया, 2m के। और इसके जो सबसेट हो गए उतने ही क्या हो गए, उसके रिलेशंस हो गए। जैसे मैंने पहले बताया था, रिलेशंस क्या है, रिलेशंस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने आ गए, 2m के इतने सबसेट आ गए। तो इतने ही क्या हो सकते हैं, इस ए क्रॉस बी के रिलेशंस हो सकते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इज कितना, 2m के। ठीक है, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे हम। जैसे a है मेरे पास 1,2 और b जो है मेरे पास वो है 3, 4, 7। ठीक है, a है मेरे पास 1,2 और b है मेरे पास 2, 4 और 7। और आपसे पूछा गया सवाल है कि भाई a क्रॉस b के कितने रिलेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे हम। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, वही 1, 3, 1, 4, 1, 7, फिर 2, 3, 2, 4, 2, 7। तो सीधा सीधा मैं उसका नंबर ही लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ये 3, ये 2, तो 3 to the 6। तो 6 इसके एलिमेंट आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आ गए, 6 आ गए। अब यहाँ पे सवाल है कि इसके कितने सबसेट बनते हैं, तो आंसर है 2⁶। तो इसका मतलब इसके उतने ही रिलेशंस हो गए, 2⁶। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस वो कितने हो गए, 2⁶। मतलब क्या, 64। जैसे
कोई पहला रिलेशंस होगा R1, जैसे कोई दूसरा होगा R2, तो R1 होगा, सपोज मान लेंगे कि भाई R1 है जिसमें 1,3 एलिमेंट है। ऐसे कोई R2 होगा, उसमें क्या क्या है, 1,3 भी है और 1,4 भी है। ऐसे करते करते R3 R4 ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, 64 जो है वो रिलेशंस बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर बहुत ज़्यादा MCQ बन सकते हैं। अगली नोट है दोस्तों यहाँ पे कि अगर सपोज कि मैं ऐसा कह के चुप हो गया कि R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, R इज रिलेशंस ऑन A, बस इतना कह के अगर मैं चुप हो गया कि जो R है इज अ रिलेशन ऑन सेट A, तो इसका क्या मतलब होगा, जो भी हमारा रिलेशंस होगा वो सबसेट किसका होगा, A क्रॉस A का। मतलब इससे पहले हमने देखा था कि R इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, तो यहाँ पे B का काम भी कौन करेगा, खुद A ही करेगा। तो जितने भी हमारे रिलेशंस बनेंगे वो किसके सबसेट होंगे, A क्रॉस A के सबसेट होंगे। तो ये नोट डाउन करने वाली चीज़ है कि अगर कहीं पे भी ऐसा बोला गया है कि R इज अ रिलेशंस ऑन A, तो इसका मतलब जो जितने भी हमें रिलेशंस मिलेंगे वो सारे के सारे रिलेशंस हमें सबसेट मिलेंगे किसके, A क्रॉस A के। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल कि कोई सेट है मेरे पास A इक्वल्स टू सपोज 1 2 3 लेता हूँ, 1 2 3 एंड R इज अ रिलेशन एंड R इज रिलेशन ऑन A, ऐसा बोला मैंने। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी रिलेशंस आएंगे, जो भी हम प्रॉपर्टी वगैरह लगाएंगे और रिलेशंस आएंगे, वो रिलेशंस किसके सबसेट होंगे, A क्रॉस A के। तो यहाँ पे A क्रॉस A क्या होगा, तो A क्रॉस A मतलब क्या, A का हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, है ना। मतलब B का भी काम यहाँ पे कौन करेगा, A ही करेगा खुद। मतलब यहाँ पे अगर B होता तो 1 B का पहला एलिमेंट के साथ रिलेटेड, फिर दूसरे के, फिर तीसरे से। अब यहाँ पे A के साथ खुद रिलेट होगा, तो A भी क्या है, 1 2 3 ही है, ऐसा आप देख सकते हो। तो 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर अगेन 2 1 के साथ। तो क्या होगा, 1 2 फिर आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, पहले तो 1 1 के साथ रिलेटेड है, फिर 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर क्या होगा 2 1 के साथ होगा, और फिर 2 2 के साथ, फिर 2 3 के साथ, अगेन फिर 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, और 3 3 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा A क्रॉस A। अब अगर मैं यहाँ से अगर कोई रिलेशन डिफाइन करूँ तो उस रिलेशंस के अंदर ये एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ होगा कि R इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन A, तो उसका मतलब है रिलेशंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो A क्रॉस A के ही आएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके रिलेशंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो इसके एलिमेंट कितने हैं भाई, 1 2 3 3 और ये 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो इसके जो सबसेट है वो कितने बनेंगे, 2⁹ बनेंगे। तो इसका मतलब 2⁹ इसके रिलेशंस बन सकते हैं। अगर मैं डिफाइन करूँ R1 R2 R3 R4 और एक एक रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन करूँ, और हर रिलेशंस इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं, 2⁹ इतने रिलेशंस इस A क्रॉस A के बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो कोई R1 है, R2 है, R3 है। अगर हमें देखना है कि कौन सा रिलेशंस किस टाइप का है, तो हमें ये नॉलेज पता होना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशंस। सबसे पहले देखेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितने भी रिलेशंस होंगे वो इसके ही सबसेट होंगे, मतलब इसमें के ही एलिमेंट उस रिलेशंस के अंदर आएंगे। और ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2⁹ इतने रिलेशंस बनेंगे। तो मान लेते हैं कोई रिलेशंस ऐसा आया कि ये पूरा का पूरा उसमें A क्रॉस A के सारे एलिमेंट उस रिलेशंस के अंदर आ गए।
मतलब ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट रिलेशंस के अंदर आ गए, तो वो जो रिलेशंस होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशंस। मतलब ए क्रॉस ए तो उसके लिए यूनिवर्सल ही हो गया क्योंकि उसमें से ही हम एलिमेंट्स उठाते, तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने उठाए और फिर उसके बाद एक रिलेशन बना, तो उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशंस की क्या डेफिनेशन होगी, जो भी रिलेशंस होगा वो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए क्रॉस ए के। तो ये आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। मतलब जो भी रिलेशंस होगा उस रिलेशंस के अंदर ए क्रॉस ए, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सारे एलिमेंट उस रिलेशंस के अंदर आना चाहिए। ये था नंबर 1 यूनिवर्सल रिलेशन। अब नंबर 2 देखते हैं कि वॉइड रिलेशंस क्या होता है। वॉइड रिलेशंस या इसको नल सेट या नल रिलेशन या फिर वाइड रिलेशंस भी बोलते हैं, जैसे कि एम्प्टी रिलेशंस। अगर कोई ऐसा रिलेशंस है कि जिसके अंदर एक भी इसका एलिमेंट नहीं आया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो फॉलो ही नहीं करता ये ऑर्डर्ड पेयर, तो फिर क्या होगा, रिलेशंस के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, मतलब वो फाई होगा, नल होगा रिलेशन। तो इसका मतलब उस रिलेशंस का नाम क्या होगा, वाइड रिलेशन। बड़ा ही सिंपल सा है, जो भी ए क्रॉस ए होगा उसका एक भी एलिमेंट जो है वो रिलेशंस के अंदर नहीं आया, मतलब रिलेशंस पूरा एम्प्टी है, तो उस रिलेशंस का नाम क्या है, वाइड रिलेशंस। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पे जो है वो है इनवर्स रिलेशंस। इनवर्स रिलेशंस। अब इनवर्स रिलेशंस क्या होता है, आइए देखते हैं अब इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई रिलेशंस हमें मिला आर इक्वल्स टू सपोज, और उस रिलेशंस के अंदर सपोज है 1,2 एक एलिमेंट है, ठीक है, एक ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये कोई रिलेशंस है 1,2 इस रिलेशंस के अंदर आ चुकी है ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका इनवर्स रिलेशंस क्या होगा, तो इसका इनवर्स रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, ठीक है। और आर इनवर्स में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बस इसको पलटना है हमें। मतलब यहाँ पे अगर ए कॉमा बी होगी तो उसके इनवर्स रिलेशंस में क्या पेयर होगी, बी कॉमा ए। यहाँ पे अगर ए कॉमा बी है तो इसके अंदर बी कॉमा है, तो यहाँ पे 1,2 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2,1। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिला हमें, इस रिलेशंस का इनवर्स रिलेशंस, ठीक है। तो कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस रिलेशंस का इनवर्स रिलेशंस क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो रिलेशंस निकालना होगा। उसके बाद उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है बस उसकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है हमें। उसके बाद जो भी हमें एक रिलेशंस मिलेगा उसका नाम होगा इनवर्स रिलेशंस। अब इनवर्स रिलेशंस के अंदर कुछ चीज़ें हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि जो डोमेन है इनवर्स रिलेशंस का, जो भी मतलब इनवर्स रिलेशंस है, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। किसका रेंज होगा, वो आर का। मतलब आर की जो रेंज होगी वो इसकी क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अगर रेंज होगी, रेंज किसकी होगी भाई, यहाँ पे अगर कोई इनवर्स रिलेशन है, इसकी इस रिलेशंस का जो रेंज आएगी वो इसके लिए किसका काम करेगी, डोमेन का काम करेंगे, तो डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि इनवर्स रिलेशंस का अगर मैं इनवर्स निकालूँ तो खुद क्या प्रेजेंट होगा, आर ही प्रेजेंट होगा। मतलब जैसे अगर मैं और इसका इनवर्स रिलेशन निकालूँ तो ये पलट जाएगा, तो 1,2 फिर से रिटर्न में मिलेगा। तो आर इनवर्स का भी अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो मुझे खुद क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। अब इसके बाद के जो और इम्पोर्टेंट रिलेशंस है, आइए देखते हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट, वो होता है आइडेंटिटी रिलेशंस। ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशंस कब, किस रिलेशंस को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, बड़ा ही सिंपल सा है और बहुत मतलब ये मज़ेदार है। अब देखिए कोई सेट है 1 2 3 एंड आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए। अब ऑन सेट ए जैसे मैं बोलता हूँ तो आपको पता ही लग गया होगा कि जितने भी रिलेशंस आएंगे वो खुद क्या होंगे, सबसेट किसके, ए क्रॉस ए के। अब मान लेते हैं कि कोई रिलेशंस है आर और उसके अंदर क्या आया 1,1 फिर 2,2 और फिर 3,3। अब ये कोई रिलेशंस है,
सेट ए था 1, 2, 3, एक रिलेशंस है वो हमने डिफाइन किया, उसमें क्या क्या आया 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये एलिमेंट आ गया। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए में का हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड है, मतलब 1, 1 के साथ ही है, 2, 2 के साथ है, 3, 3 के साथ है, और जितने भी एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। मतलब 1, 2, 3 थे तो सारे के सारे रिलेटेड है किसके साथ, खुद के ही साथ। अगर ऐसा कोई रिलेशंस होगा कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और वो खुद के साथ ही रिलेटेड होंगे, दूसरे के साथ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 1, 2 के साथ रिलेटेड है, 1, 1 के साथ ही है और 2, 2 के साथ, 3, 3 के साथ। अब यहाँ पे 4 नहीं है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 ही, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ चुकी है। मतलब कोई छूटना भी नहीं चाहिए और कोई एलिमेंट दूसरा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशंस। क्या याद रखना है आइडेंटिटी रिलेशन में, कि आइडेंटिटी रिलेशंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए के, मतलब एलिमेंट जो होंगे वो खुद के साथ ही रिलेटेड होंगे, नंबर 1 चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही होंगे। मतलब 1 है तो 1, 1 के साथ, 2, 2 के साथ, 3, 3 के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे, ये था पहला रिलेशन, अगर यहाँ पे दूसरा रिलेशन लिखूँ मैं 1, 1 के साथ और फिर ये 2, 2 के साथ, और अब मैंने पूछा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशंस है, तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1, 1 के साथ है, 2, 2 के साथ है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर नहीं आने की वजह यह है कि 3, 3 के साथ कहाँ रिलेट हुआ, यहाँ पे 1, 1 के साथ है, 2, 2 के साथ है, लेकिन 3, 3 के साथ तो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई छूटना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे एक 3 छूट गया था तो उसके चलते ये रिलेशंस आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। क्या R1 आइडेंटिटी रिलेशन है? हाँ है, बिल्कुल है। फिर अगर मैं कोई थर्ड रिलेशंस लूँ और आप यहाँ पे लिखूँ 1, 1, फिर 2, 2 के साथ, फिर 3, 3 के साथ, और फिर 1, 2 के साथ, और अब मैंने पूछा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशंस है, तो आंसर क्या आना चाहिए, थोड़ा गेस करिए। तो इसका भी आंसर ना आना चाहिए कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या वजह होगी आइडेंटिटी रिलेशन ना होने की? तो यहाँ पे 1, 2 के साथ रिलेटेड है। मैंने क्या बताया कि हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं। तो 1, 1 के साथ है चलेगा, 2, 2 के साथ है चलेगा, 3, 3 के साथ है चलेगा, लेकिन 1, 2 के साथ मतलब खुद के साथ नहीं है, वो तो दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसके चलते ये वाला R3 रिलेशंस है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब किसे कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर कोई, यही मान लेंगे एग्जांपल कि ए है हमारे पास 1, 2, 3, और अगर जो रिलेशंस है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, वो तो होना ही चाहिए। और आर के अंदर जो है वो कौन से एलिमेंट आना चाहिए, तो आर के अंदर हमें वो सारे एलिमेंट आना चाहिए A, A टाइप्स जो कि ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। ठीक है, और फॉर मतलब ये आर के अंदर हो जाएंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए, ये इसके डेफिनेशन है। मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या, कि ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में A, A टाइप सारे एलिमेंट आना चाहिए। मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट सिर्फ हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे सारे एलिमेंट आना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये तो आप आइडेंटिटी में भी बताया, तो दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बताया था मैंने कि हर एलिमेंट खुद के साथ होना चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं चलेगा। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट होना चाहिए, बाकी कहीं पे होगा या नहीं होगा इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भाई ये जो R1 है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, तो डेफिनेशन क्या है कि A के अंदर जितने भी प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स वो सारे खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बाकी दूसरा हमें कुछ भी नहीं देखना है, कम है ज़्यादा ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए 1, 1 के साथ, 2, 2 के साथ, 3, 3 के साथ, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हाँ बिल्कुल है। अब हम ये देखेंगे
1 1 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है? तो हम देखेंगे हर एक एलिमेंट खुद के साथ होना चाहिए। तो 3 3 के साथ रिलेटेड नहीं आया तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या R3 जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो हम चेक करेंगे हर एक एलिमेंट खुद के साथ 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ और यहाँ पे 1 2 के साथ, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होना चाहिए? तो आंसर है हाँ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 2 के साथ तो रिलेटेड आया तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की डेफिनेशन क्या है कि हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बाकी दूसरे के साथ हो या ना हो हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड आया, वो दूसरे के साथ है या नहीं है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, बस कम से कम सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसके चलते आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिलेशंस की डेफिनेशन थी। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की डेफिनेशन क्या बताती है कि वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बाकी दूसरों के साथ होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। आई होप कि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद जो होता है वो होता है सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस, अब आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है सिमेट्रिक रिलेशंस। अगर कोई रिलेशंस है R और उसके अंदर A, B टाइप्स एलिमेंट्स हैं, क्या बताया मैंने कि अगर कोई रिलेशंस है R और उसमें A, B टाइप्स की रिलेशंस है तो उसी रिलेशंस के अंदर B, A टाइप भी एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशंस है। क्या बताया था? अब आसान वर्ड में कि अगर कोई रिलेशंस है उसमें अगर A, B टाइप्स अगर कोई एलिमेंट है तो उसी रिलेशंस के अंदर B, A टाइप भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो मतलब सिमेट्रिक रिलेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई R है, ये कोई रिलेशंस है, इसमें कोई उठाएंगे तो A क्रॉस A हमें 9 एलिमेंट आए थे तो इसमें मतलब लेंगे हम 1, 2, फिर लिया मैंने 2, 3 और फिर लिया मैंने 2, 1 और यहाँ पे लिया 3, 2। ये कोई रिलेशंस है। अब मेरा सवाल है क्या ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस है? तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे 1, 2 है, हाँ है, तो इसी को पलट के जो एलिमेंट्स होगा वो इसी में प्रेजेंट होना चाहिए। ये अगर 1, 2 है तो जब हम इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2, 1। क्या इसमें 2, 1 प्रेजेंट है? हाँ है, तो ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट हम चेक करेंगे, ये 2, 3 है तो इसको जब हम पलटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3, 2। तो ये 3, 2 हम चेक करेंगे क्या इसमें प्रेजेंट है? हाँ है। तो इसका मतलब A, B टाइप्स अगर R के अंदर प्रेजेंट है तो B, A टाइप भी R के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। मतलब ये जो रिलेशंस है ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है सिमेट्रिक रिलेशंस की, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशंस है। ठीक है, अब मेरा सवाल है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है हमारा ये था 1, 2, 3, हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड नहीं है, तो इसी के चलते ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? आंसर है नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर वही बात कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड नहीं आया, लेकिन ये सिमेट्रिक रिलेशंस है। तो सिमेट्रिक रिलेशंस को आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो भी एलिमेंट R के अंदर प्रेजेंट होगा उसका उल्टा करके भी एलिमेंट उसी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है। क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशंस? तो ट्रांजिटिव रिलेशंस ये बोलता है कि कोई रिलेशंस है R और उसके अंदर A इज रिलेटेड टू B है। ठीक है, कि कोई रिलेशंस है R, उसके अंदर A इज रिलेटेड टू B, उसी के अंदर, उसी R के अंदर A B से रिलेटेड है और उसी R के अंदर B जो है वो C से रिलेटेड है। क्या कहा मैंने? एक रिलेशन है उसके अंदर A इज रिलेटेड टू B एंड ऑल्सो B इज रिलेटेड टू C। फिर उसी के अंदर देन उसी
आर के अंदर, उसी रिलेशंस के अंदर जो ए है वो भी सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, और यही इसकी डेफिनेशंस है। अब ये तो मतलब मोटा मोटी देखिए तो मतलब सर के ऊपर से गई होगी आपके। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। तो क्या होगा कि मान लेंगे कोई हमारे पास ए है, और ए के अंदर मान लेंगे हम 1 2 3 1 2 4 5 ये कोई एलिमेंट्स है, ठीक है। और अब मैंने बताया कि ए क्रॉस ए जो है, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालो। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, फिर 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, ऐसे चलते वो एलिमेंट्स आएंगे। तो फटाफट लिखेंगे 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, फिर क्या होगा 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 4 के साथ एंड 2 5 के साथ। फिर नेक्स्ट क्या होगा 4 1 4 2 4 4 एंड 4 5। फिर क्या होगा 5 1, फिर 5 2, फिर 5 4 एंड लास्ट में क्या होगा 5 5। ये आ गए ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट। अब मैं एक रिलेशंस डिफाइन करता हूँ। क्या, अब एक रिलेशंस है आर जिसके अंदर ए कॉमा बी टाइप्स वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो कि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं ए प्लस बी विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, ठीक है। सिर्फ लेस देन बोलेंगे। क्या कहा मैंने कि एक रिलेशंस लेना है हमें आर जिसके अंदर ए कॉमा बी टाइप्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए प्लस बी लेस देन 7 ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करते हैं। तो मुझे बताइए कि ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं। तो पहले को बोलना है ए, दूसरे को बोलना है बी। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो पहला होगा उससे ए बोलना है और जो दूसरा होगा उसको बी बोलना है। तो ए प्लस बी दोनों की एडिशन 7 से छोटी होना चाहिए। तो क्या होगा 1 + 1 2, तो 7 से छोटी ऑफकोर्स छोटी है, तो 1, 1 इसमें आएगा, फिर 1, 2 भी इसमें आएगा, फिर 1, 4 भी आएगा। क्या 1, 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर 2, 1 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा 2, 1। फिर 2, 2 भी आएगा, फिर 2, 4 6 ही होता है, एडिशन आएगा। 2, 7 इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन हमें क्या बोला गया है 5 बोला गया है, तो ये वाला एलिमेंट्स नहीं आएगा। क्या 4, 1 इसमें आएगा? तो आंसर है हाँ आएगा। तो 4, 1 4, 2, फिर 4, 2 आएगा। 4, 4 इसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ ये जरूर आएगा 5, 1। ओके, ये बना हमारा रिलेशंस। अब मेरा सवाल है यहाँ पे, ये जो रिलेशंस हमें मिला क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है? अब कैसे पता करेंगे? डेफिनेशन में क्या लिखा है कि भाई ए रिलेटेड बी के साथ है, बी रिलेटेड सी के साथ है, तो उसी रिलेशंस के अंदर ए सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बी हटा के ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि देखो भाई, यहाँ पे देखो 1, 1 के साथ रिलेटेड है, हाँ है। फिर 1 किसके साथ है? 2 के साथ है। तो फिर इस 1, 1 को हटाइए, जैसे ये ए है, ये बी है, फिर ये बी है, ये सी है, तो बी हटाइए, तो 1 किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए? 2 के साथ, तो है 1 2 के साथ। फिर देखिए यहाँ पे अगेन इसको अगर 1 2 के साथ रिलेटेड है और 2 अगर 2 के साथ रिलेटेड है, 2 अगर 2 के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे 2 2 हटाइए, फिर क्या आएगा? 1 2 के साथ रिलेटेड आएगा। तो क्या है वो 1 2 के साथ? हाँ बिल्कुल है। फिर हम थोड़ा अलग एग्जाम्पल देखेंगे कि हाँ 1 4 के साथ रिलेटेड है, हाँ है। जैसे 1 4 के साथ मतलब ए बी के साथ। फिर 1 4 के साथ रिलेटेड है। फिर 4 देखेंगे किसके साथ रिलेटेड है, तो 4 हाँ 2 के साथ रिलेटेड है, तो 4 2 के साथ रिलेटेड है। फिर इस बी को हटाएंगे हम जो सेम था। अब क्या बचा? 1 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब देखें 1 2 के साथ रिलेटेड है क्या, तो आंसर है हाँ है 1 2 के साथ रिलेटेड। फिर और एक एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई हाँ चलो 1 5 के साथ रिलेटेड है, हाँ है। फिर 5 किसके साथ रिलेटेड है? 5 1 के साथ रिलेटेड है। अब 5 को हटा देंगे, फिर क्या बचेगा? 1 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो वो है। तो ऐसे चल, इसी को बोलेंगे ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है। फिर उसके बाद उसी रिलेशंस के अंदर ए सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उससे हम कहेंगे क्या? ट्रांजिटिव रिलेशंस हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। तो तीनों भी यहाँ पे रिलेशंस जो हमने देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला देखा हमने आइडेंटिटी रिलेशंस, फिर देखा हमने
सिमेट्रिक डिफरेंस था, और उससे पहले जो हमने रिलेशंस देखा वो कौन सा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस था। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशंस में क्या था कि रिलेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आना चाहिए जो खुद के साथ ही रिलेटेड हो, और ऐसे सारे एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशंस में। फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए सारे एलिमेंट के लिए। फिर उसके बाद चाहे कम हो या ज़्यादा हो, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे वो दूसरे के साथ रिलेटेड है या फिर तीसरे के साथ रिलेटेड है। हमें सिर्फ इतना देखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में कि आर के अंदर वो सारे एलिमेंट होना चाहिए जो खुद के साथ रिलेटेड है, बस इतना देखना है। फिर हमने देखा कि भाई सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, तो उसमें हमने देखा कि सिमेट्रिक रिलेशंस वो रिलेशंस होता है जिसके अंदर a, b अगर एलिमेंट्स है तो उसी आर के अंदर b, a भी होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस। और लास्ट में हमने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस की डेफिनेशंस क्या थी कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो उसी आर के अंदर, उसी रिलेशंस के अंदर ए सी के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस हम बोलेंगे। अब लास्ट में आता है दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आइए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशंस हम किसे कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इक्विवेलेंस रिलेशंस एक ही लाइन में उसकी डेफिनेशंस हो जाती है। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो किसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो बड़ा सिंपल सा है कि कोई रिलेशंस अगर हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो सबसे पहले वो रिलेशंस हमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। फिर नंबर 2 पे वही रिलेशंस, सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और नंबर 3 वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब कोई रिलेशंस अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब जाके हम उसे बोलेंगे कि वो रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशंस आया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है इक्विवेलेंस रिलेशंस कि इसमें तीनों रिलेशन होना चाहिए। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होना चाहिए, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशंस होना चाहिए, नंबर 3 पे ट्रांजिटिव रिलेशंस होना चाहिए। मतलब कोई पर्टिकुलर रिलेशंस तीनों को सेटिस्फाइड करता है तो उस रिलेशंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस, हम उसको नाम देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। बस इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये तो आप समझते ही हो, सिमेट्रिक, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, बस इसको चेक करना होता है। तीनों ने अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तीनों में से एक ने अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। तीनों को मतलब तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। उस रिलेशन ने रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों के तीनों सेटिस्फाइड कर दिया तब जाके जो रिलेशंस होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये थी दोस्तों रिलेशंस की जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, सारे के सारे मैंने कंसेप्ट और रिलेशन में जितने भी थ्योरी यूज़ होगी वो सारे के सारी मैंने कवर कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आपको अच्छा लगता है तो मतलब लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इसको शेयर करो। और अब लेक्चर 2 जो बनेगा इस पर, वो बनेगा हमारा प्रीवियस ईयर MCQs। तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।